हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। धीरे धीरे हम लोग लास्ट यूनिट तक आ गए हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पीछे का सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग आपकी लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट में। कोशिश करेंगे इसमें सब कुछ कवर किया जाए। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमारे पास हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग, देन व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देन व्हाई वी यूज स्प्रिंग, फीचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, तो व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ऑटो वायरिंग, बेनिफिट्स, ईओपी, लाइफ साइकिल ऑफ बीन्स एंड स्कोप ऑफ बीन्स, रेस्ट एपीआई क्या होती हैं, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट एपीआईज, हाउ टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस इन स्प्रिंग बूट, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम्स, स्ट्रक्चर क्या होता है बूट कोड का, स्प्रिंग बूट रनर्स क्या है, रेस्ट कंट्रोलर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए एक चीज पहले क्लियर आपको होनी चाहिए, एग्जैक्टली दिस इज द एडवांस ऑफ द एडवांस टॉपिक। जो अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया दैट इज द कोर पार्ट ऑफ द जावा। और स्प्रिंग बूट से पहले स्टूडेंट को बहुत सारे टॉपिक होने चाहिए जो आपके सिलेबस में होने चाहिए थे लेकिन है नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले उन पार्ट का ओवरव्यू लेंगे जिससे कि आपको स्प्रिंग बहुत अच्छे से समझ में आए और आप लोगों को इसे समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। यह हमारा स्टार्ट होगा क्लाइंट सर्वर से ही, एग्जैक्टली क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग क्या होती है। और हम लोग क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे वेब के एस्पेक्ट्स में, दैट मीन्स वेब इंटरफेस। एक जनरल जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो इस तरीके का होता है, लेकिन एक बार इससे पहले जरा इस कॉन्सेप्ट पे आप आइए, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। अब देखिए हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है और जब भी हम क्लाइंट मशीन की बात करेंगे तो हम इसका मतलब कह रहे हैं ब्राउजर, जो आपकी एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। हमारे पास है एक सर्वर, और सर्वर जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वेब सर्वर की। ब्राउजर जो है हमारा वो एक इंटरप्रेटर होता है और उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो है आपकी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नॉट जावा, जावा इज डिफरेंट एंड जावास्क्रिप्ट इज डिफरेंट। जावास्क्रिप्ट के साथ स्क्रिप्ट वर्ड यूज हो रहा है, आप उसमें एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जावा में आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तो दैट इज डिफरेंट। तो ब्राउजर में हमारे पास ये लैंग्वेजेस होती हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा HTML का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो हमारे पास वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता था। आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, आपने अपने ब्राउजर में सपोज टाइप किया www.abc.com, तो एक रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आई और सर्वर पे हार्ड डिस्क में एक फोल्डर में कुछ HTML फाइलें आपके पास हैं, तो उसने एक HTML फाइल आपको रीड करके सेंड कर दी एंड दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स। ब्राउजर ने उस फाइल को रिसीव किया एज अ रेस्पॉन्स, उसके बाद उस फाइल को इंटरप्रेट किया, ब्राउजर इज एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट करने के बाद आपके सामने उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया और आउटपुट आपका आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे वेब पेजेस बनाए, वेब पेजेस का कंबाइंड किया तो हमारी वेबसाइट बन गई। फॉर एग्जांपल बैंकिंग वेबसाइट, आपने लिखा www.abc.com, एक बैंक की वेबसाइट का फर्स्ट पेज ओपन हो गया। आपने क्लिक किया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो सेविंग अकाउंट की डिटेल आ गई। आपने क्लिक किया FD रेट्स, तो FD रेट वाला पेज ओपन हो गया। एंड दीज आर स्टैटिक, फिक्स्ड हैं, इनमें कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये पेजेस आपके फिक्स्ड हैं। फिर हमें लगा कि काश किसी तरीके से हम लोग इसमें डेटाबेस को भी इंटीग्रेट कर लें। मींस व्हाट, क्लाइंट तो वही रहेगा मेरा, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सर्वर पे अब मेरे पास एक डेटाबेस है। लेट दिस वन, इसमें मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं और मैं चाहता हूं कि वो एंट्रीज मेरी यहां क्लाइंट साइड पर डिस्प्ले हो जाए। डेटाबेस के साथ में यदि आपको इंटरेक्ट करना है तो फॉर दैट पर्पस यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, any type of programming language you can use. For example, सर्वलेट।
JSP, ASP.NET, PHP, Node, etc. ये जो लैंग्वेजेस हमारे पास है, ये कहां एग्जीक्यूट होगा इनका प्रोग्राम? सर्वर पर। क्यों? हमारा डेटाबेस कहां पर है? सर्वर पर है। तो हमारा कोड यहां एग्जीक्यूट होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो अब किस तरीके से होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आई, यहां पर आपने किसी भी फाइल में एक कोड लिखा हुआ है, वो कोड आपका एग्जीक्यूट हुआ, उसने डेटाबेस से इंटरेक्शन किया, कुछ इंफॉर्मेशन रीड की, HTML जनरेट किया, और ये HTML एज अ रेस्पॉन्स आपका ब्राउजर को भेज दिया। पहले भी ब्राउजर को क्या मिल रहा था? HTML। अब भी क्या मिल रहा है उसको? HTML। ब्राउजर ने HTML को इंटरप्रेट कर रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। लेट वी हैव द डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स विद 100 एंट्रीज। तो आपकी 100 एंट्रीज यहां डिस्प्ले हो गई। अब हम बैकग्राउंड में इसमें 5 एंट्रीज और कर देते हैं। यदि नेक्स्ट यूजर कोई डेटा को हमारे एक्सेस करेगा, दैट मीन्स हमारी वेबसाइट ओपन करेगा, तो वो लिखेगा www.abc.com, रिक्वेस्ट आएगी, और नाउ दिस टाइम यू हैव 105 रिकॉर्ड्स। तो ये 105 रिकॉर्ड्स को रीड करके HTML जनरेट करके और एज अ रेस्पॉन्स यहां भेज देगा। पेज हमारा सेम है। पहले किसी ने ओपन किया, उस पर 100 रिकॉर्ड्स थे, अब किसी ने ओपन किया तो उसमें 105 रिकॉर्ड्स हैं। तो दैट मीन्स उसी पेज पे जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हमने कहा डायनामिक वेबसाइट। उसी बैंक वाले एग्जांपल में सेम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बैंक की वेबसाइट पर हमने लॉगिन पे क्लिक किया, आपने अपना लॉगिन पासवर्ड डाला, ऑब्वियसली लॉगिन पासवर्ड वेरीफाई होगा। वेरीफाई कहां से होगा बेटा? कहां है ये लॉगिन पासवर्ड स्टोर? आपके कंप्यूटर पे थोड़ी है, ये सर्वर पे स्टोर है। तो डेटाबेस कहां है? सर्वर पे। तो जो लॉगिन और पासवर्ड डिटेल है वो आपकी सर्वर पे गई, यहां पर वेरीफाई हुई, और वेरीफाई होने के बाद एज अ रेस्पॉन्स यहां जनरेट हुआ, मे बी इनवैलिड लॉगिन पासवर्ड, और या फिर आपके बैंक का पेज ओपन हो गया जहां पे आपके अकाउंट की स्टेटमेंट ओपन है। वहां पर मैं यदि डिस्प्ले करता हूं, लॉगिन करता हूं, तो मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट आता है, आप लॉगिन करते हैं, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट आता है। तो वो सेम पेज पर सेम लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आउटपुट सारे अलग अलग। डायनामिक कंसेप्ट, ठीक है ना? तो जो वेबसाइट थी हमारी वो इस फॉर्म में हमारी काम करने लगी। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हमारे पास जावा ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया सर्वलेट का, दैट इज सर्वर साइड एप्लेट। सर्वर साइड एप्लेट इज नोन एज सर्वलेट। कंबाइंड करके ये वर्ड आपका बना है सर्वलेट। लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। एक लैंग्वेज आती थी बहुत समय पहले ASP, उसमें प्रोग्रामिंग करना काफी इजी होता था और वो विजुअल बेसिक पे बेस्ड थी। तो जावा वालों ने एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया JSP, जिसमें पावर, फीचर्स, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर जो यूज करता है वो सब कुछ रहे आपके सर्वलेट वाले, लेकिन इजीनेस आ गई आपकी ASP की, और इसको इन्होंने नाम दिया जावा सर्वर पेजेस। तो जावा सर्वर पेजेस के थ्रू हमारे JSP यानी जावा के प्रोग्रामर्स कोडिंग करने लगे। उनका कोड यहां पे स्टोर किया जाता था, रिक्वेस्ट आती थी, कोड एग्जीक्यूट होता था, डेटाबेस वगैरह से इंटरेक्ट करता था, जनरेट कर देता था रिजल्ट यहां आपका डिस्प्ले हो जाता था। इस तरीके से हमारी क्लाइंट सर्वर की जो वर्किंग है वो यूज की जा रही थी। लेकिन इसमें थोड़ा से और इंप्रूवमेंट को प्लस किया गया। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया हाइबरनेट का। हाइबरनेट क्या कहता है? हाइबरनेट कहता है कि आप जावा के प्रोग्रामर हैं, आपको क्लास की नॉलेज है, आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, आपको क्लास की प्रॉपर्टीज पता है, आप डेटाबेस के साथ क्यों वर्क कर रहे हैं? मींस व्हाट? यदि आप इस डेटाबेस के साथ में कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको SQL आना चाहिए। SQL में कमांड होती हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए। टेबल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और JSP हो या सर्वलेट हो, उनमें हम लोग प्लेन डेटाबेस की क्वेरीज यूज करते थे,
सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट। हाइबरनेट ने कहा डोंट यूज इट, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट को एक तरफ रख दीजिए, आप जावा के ऑब्जेक्ट्स पे काम कीजिए। मींस व्हाट, कि यदि आपको डेटाबेस में एक इंसर्ट करना है तो जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड देन सेव इट। सेम विथ डिलीट, ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, आपको एंट्रीज चाहिए तो आपको लिस्ट मिलेगी। और हाइबरनेट ने कहा जस्ट फोकस ऑन द कोड, डोंट फोकस ऑन डेटाबेस। तो इस तरीके से हमारे पास हाइबरनेट का कॉन्सेप्ट आया। अब नेक्स्ट में हमारे पास है स्प्रिंग, जो हाइबरनेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गया है। स्प्रिंग कहता है कि मैं सब कुछ अपने आप मैनेज करूंगा हाइबरनेट स्टाइल में, यानी कि हमें प्रोग्रामर को किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटाबेस की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। हम लोग जावा की स्टाइल में कम्युनिकेशन करेंगे, वर्किंग करेंगे और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। साथ में और भी फीचर्स वहां पर हैं, जैसे कि मैंने यहां पे कहा वेब सर्वर। तो यदि मुझे यहां पे कोडिंग करनी है तो मुझे एक वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे टॉमकैट जैसा सर्वर चाहिए या ग्लास फिश सर्वर चाहिए, उस सर्वर पे हम लोग इन कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, आइदर सर्वलेट और जीएसपी। मेरी एप्लीकेशन कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मुझे एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। स्प्रिंग बूट कहता है आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी कुछ है मैं अपने आप में सब कुछ दूंगा आपको। मेरा जो फ्रेमवर्क है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा और आप सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट है, मैं सब कुछ आपको दूंगा। तो हमें कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ में हाइबरनेट स्टाइल में हमारी कोडिंग होती है, हाइबरनेट से एक लेवल ऊपर जाके, और जो प्रोग्रामर है उसे फोकस करना होता है केवल जावा के कॉन्सेप्ट पे। उसे इस चीज पे फोकस नहीं करना कि डेटाबेस क्या कर रहा है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इन सब चीजों का चक्कर नहीं है। साथ में आपको यदि किसी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको टेंशन रहती थी। यहां पे इन्होंने उसको मैनेज करने के लिए भी दो ऑप्शन दिए हमारे पास, एक मैवन का और एक ग्रेडल का। तो लाइब्रेरी भी अपने आप मैनेज होती है, उसकी भी हमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो भी कुछ वो सब आपको वो प्रोवाइड करेगा, बस आपको उसके रूल्स को फॉलो करना है। तो दैट इज द स्प्रिंग बूट इन शॉर्ट। ठीक है ना। तो बहुत सारी फीचर्स उसमें होती हैं। तो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के लिए जनरली उसे डिजाइन किया गया है, नॉट फॉर द सिंगल मशीन। यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे डिस्कस किया है। हमारा एक कॉन्सेप्ट आजकल फॉलो होता है बेटा, एमवीसी आर्किटेक्चर। तो दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। व्यू मींस दिखेगा क्या, मॉडल मींस डेटाबेस, कंट्रोलर मींस बिजनेस लॉजिक। ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा देखिए पुराना स्टैंडर्ड मेथड है। वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी, कंट्रोलर सर्वलेट आपका चला, मॉडल जावा बीन आपकी कोई यूज हुई, डेटाबेस से इंटरेक्ट हुआ, साथ में व्यू यानी जेएसपी ने आउटपुट जनरेट करके आपका रेस्पॉन्स भेज दिया। और ये सब कुछ कहां मैनेज है, एप्लीकेशन सर्वर पे, डेटाबेस कहां आपका एंटरप्राइज सर्वर पे। और इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड वर्किंग होती थी। लेकिन स्प्रिंग बूट ने इसको बहुत आसान बना दिया है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्रिंग फ्रेमवर्क? तो फ्रॉम हाइबरनेट टू एंटरप्राइज बीन्स, concept is only one. Why we interact with the database? We are Java programmers. We knows about the classes. We knows about the objects. We knows about the properties. Not the database or tables or SQL. हमें उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है. We knows how to create the object or destroy the objects. We also knows the methods to update the properties of some object. But we are not interested in database. अब यहां पे हमारा स्प्रिंग बूट आता है। Forget the database, forget the tables, forget the SQL, Hibernate, EJB सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेगा। Just focus on Java objects. But Hibernate and EJB have some complexity problems, and here comes the Spring framework. मैंने बताया अभी आपको Hibernate का भी एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना। Spring Framework is an open source Java platform that provides comprehensive infrastructure support for developing robust Java applications very easily and rapidly.
Spring is the most popular application development framework for enterprise Java. Spring is lightweight when it comes to size and transparency. The core features of the Spring framework can be used in developing any Java application, but there are extensions for building web applications on top of Java Enterprise platform. Spring framework targets to make Java 2 Enterprise Edition development easier to use and promotes good programming practices by enabling a POJO-based programming model. पोजो एग्जैक्टली आपका यूज होता है हाइबरनेट में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो डेटाबेस में जो टेबल्स होती हैं उनके बेस पे हमें कुछ क्लासेस बनानी पड़ती है, तो दैट इज नोन एज पोजो. तो वो कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर यूज होता है. तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, सिंगल फ्रेमवर्क है जो आप एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का मतलब होता है बेटा एक बहुत बड़ी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं किसी एंटरप्राइज के लिए, वहां इसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं. Now the features, the most important point is feature. First is inversion of control. Inversion of control का मतलब जो कंट्रोल पहले प्रोग्रामर करता था, जो काम हम करते थे, वो अब आपका फ्रेमवर्क करेगा. तो इसीलिए कहा गया इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, यानी प्रोग्रामर को चीजें मैनेज नहीं करनी, कंट्रोलिंग नहीं करनी, वो आपका मैनेज करेगा फ्रेमवर्क. In a Spring framework, dependency injection is shifted from the application code to the framework, okay, known as the inversion of control. उसका बेनिफिट क्या होता है IOC का, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का? लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग नहीं है. कपलिंग यदि लूज होगी तो आपकी टेस्टिंग आसान हो जाएगी. टेस्टेबिलिटी, अभी देखिए जो पॉइंट मैंने आपसे कहा टेस्टिंग आसान हो जाएगी, तो टेस्ट करना आसान हो गया, कोड को रीयूज करना आसान हो गया. और मॉड्यूलर डिजाइन, छोटे छोटे मॉड्यूल्स आपके अलग अलग बनते चले जाते हैं, तो मॉड्यूलर डिजाइन होता है. तो आपको ये सारे फर्क बेनिफिट्स मिलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के. तो प्रोग्रामर को कंट्रोलिंग की टेंशन नहीं करनी है, वो फ्रेमवर्क आपका मैनेज करेगा. सेकंड फीचर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन. एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी फीचर है. मतलब एक जनरल में बात करूं आपकी, तो एक ऑब्जेक्ट अपने आप बनेगा. सोच के आपको अजीब सा लगेगा वैसे जो मैं बता रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट आपका अपने आप बनेगा और पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज हो जाएगा. तो हम यहाँ पे एक इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी इंजेक्शंस. अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है. ये आपका एंगुलर में भी होता है, ये आपका डॉटनेट कोर में भी होता है, ये आपका स्प्रिंग बूट में भी होता है. तो यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट है कि वो आपका जो फ्रेमवर्क है वो ऑब्जेक्ट बना के आपको देगा. सीधी सी बात ये है. तो आपको वो ऑब्जेक्ट बना बनाया मिलेगा, बस आपको उसे बताना है कि भैया इसे इंजेक्ट कर दे. इंजेक्ट कौन करेगा? फ्रेमवर्क करेगा. बस आपको ये बताना है कहां आपको वो चाहिए. स्प्रिंग एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर है. दैट मींस मॉडल डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग रखेंगे, व्यू जो यूजर को दिखेगा वो अलग, और जो बिजनेस लॉजिक है कंट्रोलर आपका अलग. एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो होता है, उससे एप्लीकेशन सिंप्लीफाई हो जाती है. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बहुत पावरफुल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप एटीएम मशीन पे पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, कार्ड आपने लगाया, ओटीपी आपने पासवर्ड आपने डाला, पिन अपना, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई. आजकल आप देखते होंगे मैसेज पहले ही आ जाता है. अब इससे पहले कि मशीन में से पैसा निकलता, आपका मशीन खराब हो गई. अब यदि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो चुकी है और आपके पास मैसेज आ चुका है, तो कैसे पता चलेगा कि बैंक की एटीएम मशीन ने आपको पैसा दिया या नहीं दिया? तो यदि पैसा बाहर नहीं आया है तो मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं होना चाहिए, वापस रिवर्स हो जाना चाहिए. ठीक है ना? तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फीचर्स हैं हमारे पास, जो जब तक एक ट्रांजैक्शन के सारे स्टेप्स कंप्लीट ना हो तब तक वर्किंग परफॉर्म नहीं होगी. डेटाबेस में हम लोग कहते हैं एसिड. यदि आपको याद हो एटम, कंकरेंसी है ना, तो एटम मींस एटोमिसिटी. यदि आपके पास 10 स्टेटमेंट है तो या तो 10 के 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या एक भी नहीं होगा. तो ट्रांजैक्शन आपकी रोल बैक हो जाती है, और 10 के 10 एग्जीक्यूट हो गए तो कमिटमेंट हो जाता है. तो डेटाबेस की टर्म होती है, तो वो यहां पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट होता है. बहुत पावरफुल है इसका. साथ में स्प्रिंग डेटा, अभी मैंने बताया आपको हम लोग ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, तो जस्ट यूज ऑब्जेक्ट्स एंड वर्क विद ऑब्जेक्ट्स. स्प्रिंग डेटा में केवल ऑब्जेक्ट पे काम करना है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूएल और डीबी नॉलेज. नेक्स्ट, सिक्योरिटी. ऑब्वियस है आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सिक्योरिटी पे क्या कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो पावरफुल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क हेल्प्स टू सिक्योर द एप्लीकेशंस.
स्प्रिंग बूट ये आपका ऑप्शनल फीचर है, आप चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन में सब कुछ बंडल हो जाए तो आप स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग बहुत इजी से इसमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो टेस्टिंग भी इसमें आसानी से हो जाती है। ये हमारी कुछ फीचर्स हैं किसकी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। लेकिन आपको कुछ फीचर्स और भी देखनी पड़ेंगी, जिनमें एक हमारे पास है AOP, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस चीज पे ध्यान दो क्या हो रहा है इस चीज पे नहीं, कैसे हो रहा है। एस्पेक्ट, one of the key component of Spring is the aspect oriented programming. The key unit of modularity in object oriented programming is the class, whereas in aspect oriented programming the unit of modularity is the aspect. ठीक है ना, जनरल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहां आपके पास मॉड्यूलरिटी की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक प्रोग्राम को 10 क्लास में हमने ब्रेक कर रखा है तो हमारे 10 मॉड्यूल्स अलग अलग हो गए। लेकिन जब हम AOP में आते हैं तो वहां हम लोग मॉड्यूलरिटी का मतलब कहते हैं एस्पेक्ट। DI helps you decouple your application objects from each other, while AOP helps you decouple cross-cutting concern from the objects that they affect. The AOP module of Spring Framework provides an aspect-oriented programming implementation for what? Allowing us to define method, interceptors, and point cuts to clearly decouple code that implements functionality that should be separated. ठीक है ना, aspect पे ध्यान दीजिए। कल को कोड को डीकपल करना पड़ जाए तो आसानी से आप कर सकें, इंटीग्रेट करना पड़ जाए कुछ नया तो वो भी आप इजीली कर सकें। दैट मीन्स सिंपल सी बात यह है कि आपकी जो लैंग्वेज जो आपका कोड है वो आपका कैसा होना चाहिए, उसमें प्लस या माइनस हम लोग कर सकें, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेबिलिटी। तो ये स्केलेबिलिटी से आपकी रिलेटेड होती है डायरेक्ट फीचर, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो जैसे मैंने आप लोगों को सब बताया है वैसे आप लोग इसे एक्सप्लेन कीजिएगा प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन में यदि समझना है, एप्लीकेशन का कंट्रोल कौन मैनेज करेगा? फ्रेमवर्क, हम नहीं करेंगे, एक लाइन में इतना है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज प्रिंसिपल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेयर द कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज इन्वर्टेड। Okay, instead of the programmer controlling the flow of execution, the framework or controller controls it. In the context of Spring Boot, IOC inversion of control is achieved through the Spring IOC container. Okay, in Spring Boot, IOC is facilitated through dependency injections. DI मैंने अभी पीछे भी यूज किया था। In Spring Boot, IOC is facilitated through dependency injection. Dependency injection is a design pattern whereas objects are passed their dependencies, other object or services rather than creating them internally. अभी मैंने आपसे कहा भी था हम लोग उन्हें क्रिएट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, फ्रेमवर्क क्रिएट करके हमें प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल ओवर द लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज बीन्स एंड हेड ओवर द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। बीन्स वर्ड यूज हुआ है जैसे आपका, तो व्हाट इज एक्जैक्टली बीन्स? तो मैं कहूंगा व्हाट इज एक्जैक्टली जावा। तो जावा का याद कीजिए, जावा वर्ड कहां से आया है? जावा इज कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। और कॉफी किससे बनती है? कॉफी बनती है आपकी बीन्स से, जावा बीन से। और जावा का प्रोग्राम किससे बनता है? जावा का प्रोग्राम बनता है आपका क्लास से। तो जब मैं बीन्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं क्लास की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। द कंट्रोल ओवर द लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज बीन्स इज हैंडेड ओवर टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को हम हैंडेड ओवर कर देते हैं। द स्प्रिंग कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर क्रिएटिंग, फॉर इनिशियलाइजिंग, फॉर मेंटेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, फॉर डिस्ट्रॉइंग। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इसे अपने आप मैनेज करता है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। By following the IOC principle, that means inversion of control principle, Spring Boot promotes loose coupling between components, making the application easier to maintain, test, and extend. It also allows for easier integration with third-party libraries and frameworks. So overall, आपका ये भी क्वेश्चन अलग से बनता है कि what do you mean by inversion of control? Explain in the context of Spring Framework. बेटा यदि मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो देखो इसमें प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन आपके एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसका प्रोग्राम्स आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रोग्राम बनाने का अपना पूरा एक स्टेप है, पूरा प्रोसेस है, रेगुलर लेक्चर्स में आपने देखा होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें बहुत बनते हैं। नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द स्प्रिंग।
बहुत ध्यान से समझना आपको ये आर्किटेक्चर। सी दिस, यहां पर हमारे पास है डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन, जेडीबीसी, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ओएक्सएम, जेएमएस, ट्रांजैक्शंस। दिस इज डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन। वेब की हम बात करते हैं, वेब है, सर्वलेट है, पोर्टलेट भी है, स्ट्रट्स भी है। स्ट्रट्स भी जावा का ही आपका पार्ट है, तो आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एओपी है, एस्पेक्ट से इंस्ट्रूमेंटेशन है। कोर कंटेनर में हमारे पास बीन्स है, कोर है, कॉन्टेक्स्ट है और एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। कॉन्टेक्स्ट मतलब पूरी एप्लीकेशन से रिलेटेड है और टेस्टिंग आप इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज द स्प्रिंग आर्किटेक्चर, लेकिन हर एक का अलग अलग मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एक बात ध्यान से समझना, हम पहले कोर कंटेनर को डिस्कस करेंगे, फिर हम ऊपर की तरफ आएंगे एओपी एस्पेक्ट्स पे, उसके बाद वेब और डेटा एक्सेस की बात करेंगे। सबसे पहले कोर कंटेनर, जिसमें हमारे पास क्या है, कोर है, बीन्स है, कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब पूरी एप्लीकेशन। तो कोर कंटेनर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कोर, बीन्स, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज मॉड्यूल्स। The core and beans module provide the fundamental parts of the framework. Obvious है, fundamental parts है भाई। beans का मतलब क्या, क्लासेस है, बेसिक तो वही है सब मेरा। Provide the fundamental parts of the framework including the inversion of control and dependency injection features. The bean factory is a sophisticated implementation of the factory pattern. It removes the need for programmatic singletons and allows you to decouple the configuration and specification of dependencies from your actual program logic. बेटा पुरानी लैंग्वेज में हमारे पास एक फैक्ट्री कॉन्सेप्ट होता था, बीन फैक्ट्री। तो वहां से हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स उठा लेते थे। ऑब्वियसली फैक्ट्री में क्या बन रहे हैं, आपके सामान बन रहा है, यानी फैक्ट्री में आपके ऑब्जेक्ट्स बनते थे। यहां वो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, वो सोफिस्टिकेटेड इंप्लीमेंटेशन था फैक्ट्री पैटर्न का। तो इट रिमूव्स द नीड फॉर प्रोग्रामेटिक सिंगलटन। तो प्रोग्रामेटिक सिंगलटन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहां पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू वो चीज मैनेज की जाएगी। allows you to decouple the configuration and specification of dependencies from your actual program logic. Second, the context model, that means the application model, पूरी application से related जो working है। The context module builds on the solid base provided by the core and beans modules. It is a means to access objects in a framework style manner, and this is similar to GNDI registry. The context module inherits its features from the bean module and adds support for internationalization, resource bundling, etc., event propagation, resource loading, transparent creation, etc., etc., etc. वो सारी की सारी सपोर्ट आपको यहां मिलती है, ठीक है ना। मेरी एप्लीकेशन को किसने इंडिया में एक्सेस किया तो उसको इंडिया के हिसाब से डेट और टाइम मैनेज हो जाए, कोई यूएस में एक्सेस कर रहा है तो उसको यूएस के हिसाब से डेट और टाइम प्रोवाइड किए जाए। सर्वर मेरा एक ही है, तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होंगे वो मेरे हैंडल किए जाएंगे कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल में। Then expression language module provides a powerful expression language for querying and manipulating an object graph at runtime. It is an extension of the unified expression language. एक unified EL होता है, JSP में ये आपके पास आया था, तो उसके साथ में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। ज्यादातर लोग इसको बहुत बड़े एप्लीकेशन में ही यूज करते हैं, छोटी एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाता। नाउ द डेटा एक्सेस, जो हमने लेफ्ट साइड में जो हमारा पार्ट था, तो डेटा का जो एक्सेस है वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो जो सपोर्ट है हमारे पास जेडीबीसी वगैरह की, वो सारी की सारी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह वो सब यहाँ हैंडल की जा सकती है इंटरनली सब। तो डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ जेडीबीसी, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ओएक्सएम, जेएमएस एंड जावा मैसेज सर्विस कहते हैं हम लोग इसे, एंड ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स, वो सारे यहाँ पर हैं। JDBC provide the JDBC abstraction layer that remove the need to do tedious JDBC coding and passing of database vendor specific error code. आपको JDBC ने उस चीज की सपोर्ट दी, आपको स्पेसिफिक कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मैनेज करता है। ORM मॉड्यूल प्रोवाइड इंटीग्रेशन लेयर्स फॉर पॉपुलर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। आपके पास जैसे डेटाबेस में होती है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम। तो ऐसे ही हमारे पास एंटिटी यानी डेटाबेस की टेबल्स की जगह ऑब्जेक्ट है, तो उनमें जो मैपिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट ORM। यूजिंग द ORM पैकेज यू कैन यूज ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क इन कॉम्बिनेशन विद ऑल अदर फीचर्स Spring offers such as the simple declarative transaction management feature mentioned previously. OXM मॉड्यूल हमारे पास है जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर पर प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट XML की मैपिंग। आप लोग इसमें XML भी यूज कर सकते हैं, ये मेन चीज है आपकी, ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे XML में ही मैनेज होती है।
तो ये आपका XML मॉड्यूल है जो आपको XML की सपोर्ट देता है, और साथ में जावा मैसेजिंग सर्विस है जो आप यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड द ट्रांजेक्शन मॉड्यूल है जो आपका पोजो स्ट्रक्चर मैनेज करता है और डेटाबेस के साथ में ट्रांजेक्शन हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये आपका डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन हो गया। देखिए यदि स्प्रिंग का आर्किटेक्चर आता है तो वो आपका सेक्शन सी में आएगा, तो वहां डिटेल में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम। नेक्स्ट इज वेब पार्ट। The web layer consists of the web servlet, web struts, and web portlet. Spring Web module provides basic web-oriented integration features such as the multi-part file upload functionality, initialization of the inversion of control container using servlet listeners, and a web-oriented application context. It also contains the web-related part of Spring remoting support. Next, Web Servlet modules contains Spring MVC architecture implementation for web applications. Spring MVC framework provides a clean separation between domain model code and web forms and integrates all the other features. मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, मॉडल अलग, व्यू अलग, कंट्रोलर अलग। Web strut module contains the support classes for integration of classic struts web tier within a Spring application. Note that this support is now deprecated as of Spring 3.0. ध्यान रखिएगा 3.0 में ये सपोर्ट खत्म कर दी गई है। Consider migrating your application to Struts 2.0 and its Spring integration or to a Spring MVC solution. ये जो वेब स्ट्रट वाला पार्ट है हमारा, ये जो नया लेटेस्ट स्प्रिंग का मॉड्यूल है उसमें से रिमूव कर दिया गया, लेकिन थ्योरेटिकली आपका अवेलेबल है, एग्जाम के पॉइंट में इसको रिमूव मत कर देना। Web portlet module provides the MVC implementation of to be used in portlet environment and mirrors the functionality of Web Servlet module. तो ये आपका वेब पार्ट इसके अंदर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट है आपका कोर, सेकंड पार्ट है आपका डेटा, थर्ड है आपका वेब। एओपी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपका राइट साइड में था, एओपी अभी हमने डिस्कस किया था, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्प्रिंग एओपी मॉड्यूल्स प्रोवाइड्स एन एओपी एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन अलाउइंग यू टू डिफाइन फॉर एग्जांपल मेथड इंटरसेप्टर, point cuts to cleanly decouple code that implements functionality that should be separated. Using source level metadata functionality, you can also incorporate behavioral information into your code. The separate aspects module provide integration with aspect J. Instrumentation module provide class instrumentation support and class loader implementation to be used in certain application server. और फिर टेस्टिंग तो आपकी होगी ही होगी, बिना टेस्ट के कोई भी एप्लीकेशन लाइव नहीं की जा सकती। परफॉर्म द टेस्ट and then upload it. ये तो हमारा पार्ट था बेटा किस चीज का, स्प्रिंग आर्किटेक्चर का, ठीक है ना। अब एक सिंगल क्वेश्चन यदि आपका बनता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन कंट्रोल का, कंबाइंड में भी, उसको भी देखिएगा। जावा एप्लीकेशंस की जब हम बात करें, स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशंस की, a loose term that runs the gamut from constant applets to end-tier server-side enterprise applications. Typically consist of objects that collaborate to form the application proper. Thus, the object is an application have dependencies on each other. अब किसी एक को हटा दो, सब नीचे गिर गए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है ना। डीकपल आसानी से हो जाते हैं, यहाँ पे लूजली डीकपल्ड है, ठीक है ना, लूजली है, टाइटली नहीं है। तो यदि किसी एक मॉड्यूल को आप चेंज करते हैं तो बाकी मॉड्यूल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। Although the Java platform provides a wealth of application development functionality, it lacks the means to organize the basic building blocks into a coherent whole, leaving that task to architects and developers. True, you can use design patterns such as factory, abstract factory, builder, decorator, etc., etc. However, these patterns are simply that best practices given a name with a description of what the pattern does, etc., etc. लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शंस ने उन सब प्रॉब्लम को हमारे सॉर्ट आउट कर दिया। उसने कहा आप इस तरीके से हैंडल मत कीजिए। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंपोनेंट एड्रेसेस दैट कंसर्न विद बाय प्रोवाइडिंग अ फॉर्मलाइज्ड मींस ऑफ कंपोजिंग disparate components into a fully working applications ready for use. A Spring framework codifies formalized design pattern as first class object that you can integrate into your own applications. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज को इस तरीके से यूज करती हैं, ठीक है ना। अब द बीन्स का स्कोप, आपने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, एक रफ में पहले समझना।
उसके बाद हम यहां आएंगे वापस। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और एक ही सर्वर है। इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है दैट इज सेशन लेस। आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने आपको रिस्पॉन्स दे दिया। अब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। यदि आप मुझे सेकंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दैट इज अ सेपरेट रिक्वेस्ट, अ न्यू रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स भेज दिया गया। सेकंड रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स भेज दिया गया। थर्ड रिक्वेस्ट इसी ने फिर से भेजी, इसने भेजी या किसी नए ने भेजी, सर्वर के लिए दोनों सेम है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, रिक्वेस्ट के बीच में हमें कुछ डेटा मेंटेन करना होता है कि रिक्वेस्ट भेज कौन रहा है। तो यदि क्लाइंट लेवल पे आप कुछ डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो उसे JSP में हम लोग कहते हैं सेशन वेरिएबल्स। जब तक लॉग आउट नहीं कर देंगे तब तक वो वेरिएबल्स आपके मेंटेन रहेंगे। तो जितनी भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आपकी चलेंगी उनके बीच में वो मैनेज होते हैं। हो सकता है मैं चाहूंगी नहीं एक रिक्वेस्ट आई, जब तक उसका रेस्पॉन्स ना चला जाए केवल उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड हो, या मैं चाहूं सभी क्लाइंटों से रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग एप्लीकेशन वेरिएबल कह देते हैं। यदि एक वेरिएबल x है, इसने 10 कर दिया तो ये एक्सेस करे तो उसे 10 मिले, जबकि ये डेटाबेस की एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं। तो हमें कई बार इस तरीके के वेरिएबल्स को एप्लीकेशन में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, और हमारा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो हमें इसकी फीचर देता है, दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ बीन्स। 6 टाइप के हमारे पास स्कोप हैं जो हम कर सकते हैं। सिंगलटन, पहले तो सिंगलटन होता क्या है, मैं एक जनरल बात करूंगा, ध्यान से देखना। इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट, तो आप ये नहीं लिख सकते। नॉट पॉसिबल, यू कांट एक्सेस दिस कंस्ट्रक्टर आउटसाइड दिस क्लास। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जब कंस्ट्रक्टर में एक्सेस ही नहीं कर सकता तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं। तो ये क्लास हमें एक फीचर देती है, इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है, स्मॉल a कैपिटल A टाइप का, यानी इसी टाइप का, जो इसका एक ऑब्जेक्ट है। जो यहां पे एक फंक्शन है गेट है, वो इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो आप ये लिखिए, या ये लिखिए, अब ध्यान दो बेटा, a डॉट गेट ए, ये रिटर्न हुआ a ऑब्जेक्ट, स्टैटिक है। यहां भी सेम रिटर्न हुआ, तो A1 और A2 एक ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज दिस वन। यदि आपके पास कोई क्लास है और आप चाहते हैं उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट यूज हो, उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना क्रिएट हो, तो ऐसी क्लास को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास बनानी बहुत ईजी है। आपको उसमें एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है जिससे कि यूजर उसका मैन्युअली ऑब्जेक्ट ना बना सके। उसमें ग्लोबल उसी टाइप का वेरिएबल आपको लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, और एक स्टैटिक फंक्शन के थ्रू उसे रिटर्न कराना होता है। तो ये आपकी सिंगलटन क्लास कहलाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट की हम यहां पे बात कर रहे थे। कुछ ऐसा ही हमारे पास है। There are 6 different types of beans scope in the Spring framework. The scope of bean defines the life cycle and visibility of that bean in the application we use it. First is singleton. Second is prototype. Third request. Then session. Then application. Then WebSocket. Obvious है जो लास्ट के 4 हैं वो आपके वेब से रिलेटेड है। The last 4 scopes mentioned request, session, application, WebSockets are available in the web aware applications.
लेकिन यदि वेब एआर एप्लीकेशन नहीं है तो उस केस में आपकी ये दो अवेलेबल हैं, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। तो रिक्वेस्ट अभी मैंने बताया भी था, सेशन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो उससे रिलेटेड हमारे पास ये होते हैं। तो 6 टाइप के हमारे पास स्कोप है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप ऑफ बीन्स। तो 6 ये हो गए, अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज सिंगलटन। अभी मैंने बताया सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होता है। When we define a bean with the singleton scope, the container create a single instance of that bean. All requests for that bean name will return the same object which is cached. Any modifications to the object will be reflected in all references to the bean. This scope is the default value if no other scope is specified. आपने scope नहीं बताया तो by default singleton scope होता है, ऑब्जेक्ट आपका एक ही बनेगा, वही आपको यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे एक पर्सन बनाया है, क्लास पर्सन, इसमें कुछ मेंबर्स वगैरह हमने ले लिए, सेटर गेटर बना दिए। अब आप इसको जो है सिंगलटन बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे आप, @bean, दिस इज द बीन, देन @scope और वहां आप मेंशन कर दीजिएगा सिंगलटन। तो जब मैंने लिखा पब्लिक पर्सन सिंगलटन तो रिटर्न न्यू पर्सन, तो मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट होगा जो आपका फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करेगा। तो @scope में यदि आप सिंगलटन लिख दें तो आपका सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट यही होता है, ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट फॉर दैट बीन नेम विल रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट विच इज कैशेड। एनी मॉडिफिकेशन टू द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल रेफरेंसेस टू द बीन। दिस स्कोप इज बाय डिफॉल्ट। सेकंड पे आते हैं। Second is prototype. A bean with the prototype scope will return a different instance every time. जितनी बार कॉल करोगे एक नया ऑब्जेक्ट, 50 बार कॉल करो 50 बार नया ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। It is requested from the container. It is defined by setting the prototype @scope. तो यहाँ एनोटेशन आप यूज करेंगे @scope और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोटोटाइप। तो यहाँ हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले यदि आपने यहाँ सिंगलटन लिख दिया तो एक ही ऑब्जेक्ट आपका यूज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सब में एक ही ऑब्जेक्ट। वेब अवेयर स्कोप में मैंने आपको बताया 4 होते हैं। As previously mentioned, there are 4 additional scopes that are only available in WebAir. The request scope, create a bean instance for single HTTP request. और सिंगल HTTP रिक्वेस्ट अभी मैंने बताया था आपको, रिक्वेस्ट आई, रेस्पॉन्स गया, फिर मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो ये सिंगल रिक्वेस्ट है। While the session scope create a bean instance for the HTTP session. सेशन कैसे क्रिएट होगा अभी बताता हूं, ध्यान से देखना। बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, सर्वर। इसने लॉगिन किया, लॉगिन और पासवर्ड डिटेल डाली, डेटाबेस में हमारी चेक हो गई है, वैलिड है। हमने रिस्पॉन्स देके एक पेज इसको ओपन कर दिया, इसका अकाउंट स्टेटमेंट ओपन कर दिया। सेम ईयर एंड सेम ईयर, चारों ने लॉगिन कर लिया है। अब इनमें से किसी एक ने एक हाइपरलिंक पे क्लिक किया, वो अपने पैसे ट्रांसफर करना चाह रहा है। यहां रिक्वेस्ट आई, आपको कैसे पता चलेगा किसने किया है? और वो लॉगिन डिटेल थोड़ी भेजेगा दोबारा आपको, ठीक है ना। यहां मेरे पास काम आएगा सेशन कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग करेंगे फिर से। C1 क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, मैंने यहां पे एक बफर क्रिएट करा, टेक्निकल लैंग्वेज में ना नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझो, एक लॉकर क्रिएट करा, इस पर नंबर डाला 1 और इसका लॉगिन मैंने यहां पे लिख लिया AA। इसको मैंने रिस्पॉन्स जब दिया लॉगिन के बाद, तो मैंने इससे कहा कि आपका जो नंबर है, जिसे हम लोग कहते हैं सेशन ID, कई बार इंटरनेट पे आपने देखा होगा ऐसा मैसेज आता है, योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, तो वो टर्म भी आपको समझ में आएगी अभी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेशन ID। तो इसने कहा कि आपका नंबर ना 1 है और आगे से कोई भी रिक्वेस्ट भेजना तो इस 1 नंबर को साथ में भेजना। सिमिलरली हमने सेकंड रिक्वेस्ट को 2 नंबर दिया, BB उसका लॉगिन नेम है। थर्ड वाले को हमने 3 नंबर दिया, CC है उसका नाम, और फोर्थ वाले को हमने DD। ये हमारे चारों कनेक्ट हो गए, लॉगिन पासवर्ड इनके हो गए। अब इनमें से किसी पे हाइपरलिंक पे आपने क्लिक करा,
तो जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे आपका वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली वो नंबर पास करेगा जो नंबर इसे असाइन हुआ है। वो नंबर असाइन हुआ है 2, वो सर्वर पे आएगा, सर्वर देखेगा लॉकर के अंदर भाई क्या पर्ची लिखी है डबल बी की, तो उसे पता जाएगा ये डबल बी है, वो उसे डबल बी से रिलेटेड डेटा यहाँ पे पास कर देगा। ये नंबर सीक्वेंस में नहीं होते, मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। ये नंबर आपके जो है वो रैंडम होते हैं, लाइक ऐसे मतलब बहुत बड़े कैरेक्टर में होते हैं, 24 से 32 कैरेक्टर के बीच में होते हैं जनरली ये, और अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यदि मेरा नंबर 3 है तो उससे पहले और उसके बाद में क्या नंबर है, तो सिक्योरिटी इश्यूज उसमें रखे गए हैं। कई बार हम इसमें टाइम भी मैनेज करते हैं कि कितनी देर तक ये सेशन आपका वेरिएबल मेंटेन रहेगा। आपने बैंक में जनरली हम लोग इसे 2 मिनट रखते हैं, 2 मिनट तक यदि यहां से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो हम इसे डिलीट कर देंगे। अब वहां से यदि फिर से रिक्वेस्ट आई 1 नंबर की तो हम कहेंगे योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, भैया दोबारा लॉगिन करो, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएबल यहां पे मैं मेंटेन कर रहा हूं, जैसे लॉगिन का नाम या कुछ और, जो कब तक वैलिड है, जब तक उसका सेशन मेंटेन है। सेशन कब खत्म होगा, जब वो लॉग आउट करेगा, तो उस समय मैं इसको यहां पे लॉकर को खत्म कर दूंगा, तो उसे मैं कहूंगा सेशन वेरिएबल। ओके, तो उसका स्कोप है सेशन। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि नहीं सब यूज कर सकें, एक वेरिएबल है एक्स, उसको ये यूज कर सके, ये भी ये भी ये भी, ये चेंज कर दे तो बाकी सबको चेंज वैल्यू मिले, तो उसको हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन वेरिएबल। ओके, यानी उसका स्कोप होगा एप्लीकेशन। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। रिक्वेस्ट स्कोप क्रिएट अ बीन इंस्टेंस फॉर सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आई रिस्पॉन्स गया, बात खत्म। While the session scope create a bean instance for an HTTP session, जब तक वो सेशन मेंटेन है, और वो कब खत्म होगा, बार बार मैं बता रहा हूं, जब आप लॉग आउट करेंगे। एप्लीकेशन स्कोप क्रिएट द बीन इंस्टेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड द वेब सॉकेट स्कोप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर वेब सॉकेट। जब वेब सॉकेट का जो सेशन होता है बेटा वो आपका क्रिएट होता है आईपी एड्रेस और ट्रांसपोर्ट लेयर की पोर्ट नंबर पे। यदि जब तक वो आपका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर सॉकेट बना हुआ है, उस पर जितना भी डेटा आएगा तब तक वो वेरिएबल मेंटेन रहेगा, चाहे वो किसी भी क्लाइंट से आए, कहीं से भी आए, और जैसे ही पोर्ट चेंज होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं वेब सॉकेट सेशन। तो ये आपके सेशंस होते हैं जो वेब से रिलेटेड है कंप्लीटली। ओके, मुझे उम्मीद है आप इनमें बहुत कुछ लिख पाएंगे। मैंने एक्सप्लेन किया है, थ्योरी यहां पर कम दी है थोड़ी सी। ये कॉन्सेप्ट आप पूरा समझ गए होंगे। नाउ द बीन्स कॉन्फ़िगरेशन, हम बीन्स बना रहे हैं तो इनको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले एक चीज समझना, देखिए हमारे पास ना एप्लीकेशन में एक होती है रिपोजिटरी, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को मैनेज करती है, यानी कि जहां पे हम लोग एक तरीके से को बिजनेस लॉजिक डेवलप करते हैं, और यूजर इंटरफेस हमारा अलग होता है। तो स्प्रिंग में हमें बीन्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी एक्सएमएल में मैनेज होती हैं। तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच वेयर बीन्स एंड देयर डिपेंडेंसीज आर कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल में एक चीज ध्यान रखना, एचटीएमएल की तरह होता है लेकिन केस सेंसिटिव है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, किसी टैग का कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग नहीं है। मैं और आप दो पार्टी हैं जो एक दूसरे को डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हम दोनों डिसाइड करेंगे कि किस टैग का क्या मीनिंग होगा। डेटा में बाइफर्केशन के लिए जनरली यूज किया जाता है। पहले प्रॉपर्टीज क्लास हमने पढ़ी थी लास्ट यूनिट में कलेक्शन वाले में, तो वो कॉन्सेप्ट यूज होता था। उसके बाद एक्सएमएल आ गया, आगे जाके मुझे उम्मीद है ये जेसन से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक्सएमएल फाइल्स बीन्स आर डिफाइंड यूजिंग बीन टैग। देखो ये बीन टैग है, इसकी आईडी हमने एक नाम दिया माई सर्विस। क्लास किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, form.example.myservice का। इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको नाम दिया हमने माई रिपोजिटरी, रेफरेंस माई रिपोजिटरी। बीन टैग यहां क्लोज हो गया। आईडी आप इसे सिंगल लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करते हैं। तो बीन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप एक्सएमएल में मैनेज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसके अलावा एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी होती है बेटा। एक्सएमएल फाइल मत बनाओ, डायरेक्ट एनोटेशन के थ्रू लिख दो, वो इजी भी पड़ता है। जैसे हमने लिख दिया @सर्विस, तो ये आपकी सर्विस क्रिएट हो गई। अब ये आपने लिख दिया पब्लिक क्लास माई सर्विस @AutoWired, तो यहाँ रिपोजिटरी जिस वेरिएबल के पास आपने लिखा है ये अपने आप वायर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये वायर्ड में आ जाएगी, AutoWired। तो दिस स्टाइल यूजेस एनोटेशन सच एज कंपोनेंट सर्विस रिपोजिटरी
and AutoWire to configure beans and their dependencies. Beans are automatically detected and registered by Spring based on these annotations. This approach reduces XML configuration overhead and promotes a more concise and readable code base. आपको XML मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ गलती हो गई, केस सेंसिटिव है, कुछ डबल कोट छूट गया, क्लोज करना भूल गए, 1000 प्रॉब्लम, ये बहुत आसान हो जाता है। यहाँ हम लोग इसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। तो इन एनोटेशंस की हेल्प से भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स यू कैन यूज टू कॉन्फ़िगर द बीन्स इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। And this is the third, Java configuration, completely programmatic. With Java configuration, beans are configured using Java classes. हम क्लास के थ्रू बनाते हैं, ऐसे हम @configuration लिखते हैं और वहां पे फिर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने लिखा @configuration, ये एक क्लास बना दी हमने। अब हमने इसमें बता दिया ये बीन है हमारी, ठीक है ना, ये हमारी एक और बीन है। तो जितनी बीन है आप ऐसे मल्टीपल बीन्स इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले वाला जो मेथड है, सेकंड वाला, वो पॉपुलर है और वो इजी है। ये 3 मेथड आपके यूज किए जाते हैं बीन्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट आपका मेथड है जावा कॉन्फ़िगरेशन लैम्डा बेस्ड। ये आपका प्रीवियस वाला ही मेथड है, दैट मींस दिस वन, ठीक है ना, जावा कॉन्फ़िगरेशन वाला ही प्रोग्रामेटिक, लेकिन ये लैम्डा एक्सप्रेशंस की हेल्प से होता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन आप देखोगे कोड वाइज बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था 3 मेथड्स, थ्योरेटिकली 4 मेथड्स। Each bean configuration style has its own advantages and it's suitable for different scenario. XML configuration offers flexibility and clarity. Annotation based configuration reduces boilerplate code. Java configuration provides type safety. Refactoring support. Lambda based configuration offers more concise syntax. हर एक के अपने pros and cons होते हैं, ठीक है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। X में X फीचर हो सकती है तो Y कमी भी हो सकती है। Now, what is auto wiring, जो अभी हमने वर्ड यूज किया कॉन्फ़िगरेशन के लिए। We had discussed all traditional methods of bean configuration in Spring Boot. Auto wiring helps in reducing manual code and makes your application more maintainable and flexible by decoupling components and managing their dependencies automatically. In Spring Boot, auto wiring is a feature provided by the Spring framework for automatically, the most important point, for automatically injecting dependencies into beans. This feature eliminates the need of for explicit bean wiring if configuration files by allowing Spring to automatically wire up to the dependencies based on their types. जो सेकंड मेथड हमारा था उससे रिलेटेड होती है ये। इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं। Spring Boot uses dependency injection to manage the dependencies between beans. Instead of manually creating and managing instances of objects, you define the dependencies between them and Spring handles the instantiation injection of these dependencies. रिपीट कर रहा हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आपका जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बना के इंजेक्ट कर देता है और आपको डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, आप उसे यूज कर लेते हैं। आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही ऑब्जेक्ट को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। लाइक दिस, when you annotate a field, set a method or constructor with auto wired in a Spring managed component, Spring will automatically search for a bean of the corresponding type in its application context and inject it. जैसे कि हमने यहां लिखा है ऑटो वायर्ड, हमने लिखा पब्लिक माई सर्विस माई रिपोजिटरी। ये अपने आप ये चेक करेगा माई रिपोजिटरी कहाँ है, अपने आप उस माई रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा और वो ऑब्जेक्ट आपका ये इसमें पास कर देगा। ये ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इंजेक्ट किया है, तो आप माई सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट इस सर्विस को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसमें इस पैरामीटर को अपने आप पास करेगा, हमें पास नहीं करना है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट माई सर्विस को बस यूज करूंगा, माई सर्विस डॉट समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग, जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना सर्विस का, ये अपने आप बनाएगा और अपने आप इसके कंस्ट्रक्टर में हमने इसे इंजेक्ट करने के लिए कहा है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट वो अपने आप इसमें इंजेक्ट कर देगा जो हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है। इस वेरिएबल में वो रेफरेंस मेरा आ जाएगा।
तो आप ऑटो वायर्ड लिख के ऑटो इंजेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना केवल कंस्ट्रक्टर में होता है, केवल कंस्ट्रक्टर में ही ये पैरामीटर पास होता है, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली पास होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट स्पैनिंग। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली स्कैन्स द पैकेज फॉर क्लासेस एनोटेटेड विद कंपोनेंट, सर्विस और रिपोजिटरी। किसी के आगे आपने @कंपोनेंट लगाया तो वो डिस्प्ले के काम आएगा, @सर्विस लगाया तो वो सर्विस से रिलेटेड है, रिपोजिटरी के साथ लगाया तो वो भी आपका रिपोजिटरी से रिलेटेड हुआ, तो उसे अपने आप पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है, एंड रजिस्टर्स देम एज बीन्स इन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसी तरीके से दिस अलाउज स्प्रिंग टू नो अबाउट द बीन्स एंड देयर डिपेंडेंसीज, मेकिंग ऑटो वायरिंग पॉसिबल। तो उससे उसको ऑटो वायरिंग पॉसिबल हो जाती है। रिपोजिटरी जनरली हमारी ऑटो वायर की जाती है, ध्यान रखिएगा। सर्विसेज के अंदर हम रिपोजिटरी को ऑटो वायर करते हैं और कंपोनेंट के अंदर उन्हें यूज करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सर्विस के अंदर हम रिपोजिटरी को ऑटो वायर करते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं, और उन सर्विसेज को हम लोग कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। बीन की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, सिंपल लाइफ साइकिल। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी है। सबसे पहले इंस्टांटिएशन, आपका क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है तो वैसे ही यहाँ पे आपका एक इंस्टांस बनेगी। फिर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको पॉपुलेट किया जाएगा। जैसे कि कोई एक मेरे पास बीन है स्टूडेंट, उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो पॉपुलेट होंगी। सबसे पहले इंस्टांटिएशन। एट दिस स्टेज द स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ द बीन डिपेंडिंग ऑन द बीन स्कोप। ओके, then population of properties. After this the container sets the bean properties and dependencies, then initialization of callbacks before the bean is ready for use. Any initialization callbacks are invoked यदि कहीं भी कोई है तो। then after that bean is ready for use। अब आप उसे यूज करेंगे, जब आपका यूज खत्म हो जाएगा तो आप उसका डिस्ट्रक्शन कॉल बैक कराएंगे और फिर बीन आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, सिंपल खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बीन। ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रॉपर्टीज को पॉपुलेट करो, उसके बाद कोई कॉल बैक है तो वो परफॉर्म करो, फिर बीन आपकी रेडी हो गई तो यूज करो, जब काम खत्म हो जाए डिस्ट्रक्ट कर दो और बीन को डिस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दो। कॉल बैक लाइफ साइकिल हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां हमने लिखा बेटा, माई बीन इंप्लीमेंट्स इनिशियलाइजिंग बीन एंड डिस्पोजेबल बीन। इनिशियलाइजिंग बीन आपका इनिशियलाइज कॉल बैक से रिलेटेड है, डिस्पोजिंग आपका डिस्पोज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट, ये इंटरफेस है आपने इंप्लीमेंट किया, ये फंक्शन आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉल बैक है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को पॉपुलेट करने के बाद। और जब आपकी ऑब्जेक्ट की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तो उस समय फंक्शन आपका डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट होगा। ये आपका यहां से हमें मिलता है। जब तक आप इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो कॉल बैक परफॉर्म नहीं हो पाएंगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय भी होता है। जैसे पोस्ट कंस्ट्रक्ट यानी कंस्ट्रक्ट से पहले यदि कुछ करना है तो इनिट फंक्शन आप बना सकते हैं, और डिस्ट्रॉय से पहले कुछ करना है तो क्लीन अप नाम का फंक्शन हमारे पास होता है, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेंगे जब आप इनके साथ ये एनोटेशन यूज करेंगे, वरना ये वर्क नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी कस्टमाइज मेथड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। तो आप कोई भी मेथड इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कस्टम इनिट मेथड एंड कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड। इसका फायदा ये होता है कि आपको इसमें किसी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस फंक्शन का नाम यही रखना है, ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म करेंगे। कस्टम इनिट एंड कस्टम डिस्ट्रॉय। नाउ द रेस्ट एपीआई। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, लेकिन एक बार मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रेस्ट एपीआई। रिसोर्सफुल है कॉन्सेप्ट आपका, बहुत इजी है, बस समझने वाली बात है। हमारे पास एक सर्वर है, एक डेटाबेस, हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जिसका सर्वर वेब सर्वर अलग है।
ये यहां से इंटरेक्ट करता है। हमारे पास एक एंड्रॉयड की ऐप है, हमारे पास एक एप्पल ऐप है, वो इन दोनों मोबाइल फोन पे इंस्टॉल है, और हमारे पास एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी है। डेस्कटॉप पे हमने चलाने के लिए दी हुई है। ये 4 एप्लीकेशंस मेरे पास हैं। वेब, वेब है तो उसका वेब सर्वर हो गई होगा, एंड्रॉयड, एप्पल एंड विंडो एप्लीकेशन। किसी यूजर ने वेब पे एक लॉगिन क्रिएट करा, उसका लॉगिन पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब यदि वो एंड्रॉयड ऐप में डाउनलोड करके उस लॉगिन को करे तो वही लॉगिन पासवर्ड चल जाए, या कल को वो अपना मोबाइल चेंज कर दे, एप्पल के मोबाइल पे लॉगिन करे तो वही लॉगिन पासवर्ड बन जाए, यूज हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब ये डेटाबेस मेरा सेम हो। यानी मैं ये चाहता हूं कि ये डेटाबेस मेरा इन चारों जगह यूज हो जाए। लेकिन इन चारों के काम करने का मेथड अलग है। वेब अलग तरीके से काम करती है, वेब सर्वर, एंड्रॉयड अलग तरीके से, एप्पल एप्लीकेशन अलग तरीके से, विंडो एप्लीकेशन अलग तरीके से। तो एक तो ये जो सर्वर आपका डेटाबेस का है, इसको आपको सेंट्रलाइज लेके जाना पड़ेगा। तो अब आप इसे एक्सेस कैसे करेंगे? तो सेंट्रलाइज सर्वर को एक्सेस करने का हमारे पास एक इजी मेथड है, इंटरनेट। तो हम लोग इसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेट के थ्रू जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? http://www.abc.com, यानी वेब। तो हम लोग क्यों ना एक काम करें, यहां हम लोग कुछ फंक्शंस बना दें, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का और सेलेक्ट का। डेटाबेस में जो डेटा वो चाहिए इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। और ये वेब बेस्ड मेरे फंक्शंस जो हैं वो मैं यहां प्रोवाइड कर दूं किसी तरीके से, तो मेरा काम हो जाएगा। और इन फंक्शंस को ये सब लोग एक्सेस कर लें एक ऐसे स्टैंडर्ड मेथड में जो चारों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो इन सेम फॉर्मेट। वहां हम लोग बात करते हैं बेटा रेस्टफुल एपीआई की या वेब एपीआई की। इसमें क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट होती है, जब यहां से आप वेब से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उस रिक्वेस्ट की टाइप होती है बेटा, और वो टाइप है हमारी ये गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, और भी होती है। आप में से जिन लोगों ने HTML किया है तो वो लिखते हैं HTML टैग के अंदर एक फॉर्म टैग और फिर लिखता है मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो वो एग्जैक्टली यही मेथड होते हैं। जब आप लिखते हैं अपने ब्राउजर में www.abc.com तो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है और वो रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट होती है आपकी गेट। तो रिक्वेस्ट की टाइप होती है अलग अलग। ये जो रिक्वेस्ट की टाइप है ये आप ब्राउजर के थ्रू बाय डिफॉल्ट भेजेंगे तो वो गेट होगी, लेकिन यदि फॉर्म के थ्रू आप लोग भेजेंगे, जैसे HTML में एक फॉर्म बना दीजिए आप और उसमें सबमिट का बटन लगाओ, तो आपने लिखा HTML टैग में फॉर्म स्टार्ट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी पोस्ट। ऐसे ही डिलीट भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो और भी कर सकते हो। तो ये हमारी अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं का फायदा उठा लें। हमने क्या किया, इस गेट को एसोसिएट कर दिया सेलेक्ट कमांड के साथ, पोस्ट को एसोसिएट कर दिया हमने इंसर्ट के साथ, डिलीट को डिलीट के साथ और पुट को अपडेट के साथ। तो जिससे डेटाबेस में जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो सर्वर को यह पता चल जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, किसकी हेल्प से, उस मेथड की हेल्प से। अब हमने एक सर्वर को भी रिक्वेस्ट भेजी गेट, तो उसे पता चल गया सेलेक्ट कमांड चलनी है, तो वो डेटाबेस से डेटा उठा के हमें दे देगा। हमने रिक्वेस्ट भेजी पोस्ट, तो वो समझ जाएगा डेटाबेस में इंसर्ट कमांड चलनी है, डेटाबेस में एक एंट्री डालनी है। ऐसी डिलीट में डिलीट करना है, पुट में डेटा एग्जिस्टिंग अपडेट करना है। तो ये हमारे पास इन मेथड्स के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। मेथड्स और भी है, ध्यान रखना। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट मेरा पास इंप्लीमेंट होगा वो इंप्लीमेंट होगा इससे, दिस वन। एप्पल, एंड्रॉयड, विंडो या ब्राउजर वेब, चारों के चारों किससे एक्सेस करेंगे? मेरे वेब एपीआई से, और वेब एपीआई इंटरेक्ट करेगा मेरा डेटाबेस से। ठीक है ना? यहां देखो, इजीली समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपका मोबाइल एप्लीकेशन से HTTP रिक्वेस्ट आपकी आई, सॉरी ये एरो गलत बने हुए हैं बेटा, ये रिक्वेस्ट आपकी आई वेब एपीआई के पास, यहां से ये आपकी एक रिक्वेस्ट आई है HTTP रिक्वेस्ट, कहां से, वेब के थ्रू। एक रिक्वेस्ट आई है विंडो फॉर्म से, कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी वेब एपीआई के पास आएगी, वो रेस्पॉन्स भेजेगा। रेस्पॉन्स में डेटा का फॉर्मेट होगा जावास्क्रिप्ट ओवर नेटवर्क या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या कोई अदर फॉर्मेट भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी। तो रिक्वेस्ट आएगी, रेस्पॉन्स भेजेंगे, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड की हो, एप्पल की हो, विंडो एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, वेब एपीआई आपका उन सभी से इंटरेक्ट करेगा। तो दिस इज नोन एज रेस्ट एपीआई, हम लोग इन्हें रेस्ट एपीआई कहते हैं। रेस्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली वेब बेस्ड है, स्प्रिंग बूट के अंदर आप उसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Representational state transfer API is an architectural style for designing networked applications. It relies on a stateless communication protocol, usually HTTP, and standard operation get, post, put, delete to manipulate resources, data or object on a server. RESTful APIs are characterized by their simplicity, scalability and the ability to leverage existing protocol and infrastructure. कुछ benefit इसके क्या क्या है? Statelessness, रिक्वेस्ट गई, रेस्पॉन्स आ गया, बात खत्म। रिसोर्स बेस्ड एंड यूनिफॉर्म इंटरफेस, किसी के थ्रू भी एक्सेस करो, चाहे विंडो एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे वेब एप्लीकेशन के थ्रू, एक ही तरीके का इंटरफेस रहता है, इजी रहता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस। एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो उसे टेस्टिंग के लिए देख सकते हैं, दैट इज www reqres.in। तो ये टेस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है आपका। तो यदि टेस्टिंग एपीआई आप देखना चाहते हो कैसी है, तो वो यहाँ आपको मिल सकती है। तो ये इसके बेनिफिट है रेस्टफुल एपीआई के। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ऑब्वियस होगा ही, ठीक है ना। कैशेबिलिटी आपकी मैनेज होती है इसके अंदर, लेयर्ड सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि आप डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, आप जैसे चाहे उसको मैनेज कर सकते हैं, ऑथराइजेशन भी लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। RESTful APIs have become the standard for building web services due to their simplicity, flexibility, and compatibility with existing web technologies. They are commonly used for building APIs for web applications, mobile applications, and the IoT devices, among other use cases. आप देखते होंगे आजकल आप कहीं जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट, रेड लाइट पे चालान कट जाता है। तो अब रेड लाइट पे जो आपका डेटा है वो कैसे जा रहा है बेटा, वो सब सर्वर पे आपका ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे आपका चालान कट रहा है ना, तो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो सब आपका IoT के कॉन्सेप्ट में आता है। तो IoT में भी हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं, सभी जगह हम लोग यूज़ करते हैं आज की डेट में। तो इन्हें गेट, the get method is used to request data from a specified resource. It's a safe and idempotent operation, meaning it does not modify the resource. Select command है बेटा, डेटा आपको मिलेगा on the server, and making multiple identical requests should have the same effect as making a single request. Get requests are typically used for retrieving data, such as fetching a web page, getting user details, or fetching a list of items from a database. ठीक है ना, get. नेक्स्ट है पोस्ट। द पोस्ट मेथड इज यूज्ड टू सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस्ड, सर्वर पे भेजना है आप, टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। इट्स नॉट आइडेंटिफाइड, मीनिंग मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल रिक्वेस्ट में हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ईच टाइम। मैंने रिक्वेस्ट भेजी बेटा, डेटा इंसर्ट हो गया, दूसरे रिक्वेस्ट भेजी, डेटा इंसर्ट हो गया, उसका अलग डेटा, मेरा अलग है, और गेट में जो मुझे मिलेगा वही उसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पोस्ट के लिए आपका हो सकता है। पुट जनरली अपडेट के लिए यूज करते हैं, इज यूज टू अपडेट और रिप्लेस एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्स विद द न्यू डेटा एट अ स्पेसिफाइड URI, है ना। और डिलीट आपका डिलीट मेथड है, जो डेटा जनरली डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं कि किस टाइप की आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, वो आप बताइए, उस हिसाब से सर्वर ये डिसाइड करेगा आप किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली मैं यदि पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे उसे डेटा भेजना पड़ेगा कि मैं क्या इंसर्ट कराना चाह रहा हूं, वो XML या JSON जो भी आपका सर्वर सपोर्ट करता है उस टाइप का डेटा हो सकता है। आइदर ऑफ दीज, ध्यान रखिएगा। कुछ वेब API से रिलेटेड टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए, जैसे एंटिटी।
एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है. An entity represent a table in a relational database. It typically maps to a database table with each instance of the entity presenting a row in that table. In Spring Boot applications, entities are usually annotated with @entity from the JPA, Java Persistence API Specification. Entities में आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी इन स्टॉक एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डेटाबेस की जो टेबल है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम एंटिटी कहते हैं. और वो डेटाबेस से कैसे मैप होता है बस इतना लिख देना @entity, तो वो अपने आप समझ जाएगा. रिपोजिटरी अभी पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. सर्विस में रिपोजिटरी इंजेक्ट करेंगे और सर्विस को कंपोनेंट यूज करेगा, ठीक है ना. तो रिपोजिटरी के थ्रू वर्किंग होगी, लेकिन ओवरऑल वर्किंग करेगा सर्विस, और सर्विस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. तो रिपोजिटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटा एक्सेस लॉजिक such as querying, saving, updating and deleting data into a database. तो ये काम रिपोजिटरी का होता है. In Spring Boot applications, repository are typically interfaces that extend JPA repository or a similar interface provided by the Spring Data JPA. These interface provide methods for common CRUD operations. CRUD मतलब create है ना, update, delete, और ये हो गया आपका retrieve. तो CRUD operations without requiring explicit implementations. Repositories allow developers to interact with the database using object-oriented concept rather than routing native SQL queries. प्रोडक्ट वाला ये एग्जांपल हमने सेम लिया है. सर्विसेज ऑब्वियस है जिनके थ्रू काम होगा आपका, सर्विस यही परफॉर्म करेंगी. सर्विस कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन. इट कोऑर्डिनेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स सच एज एंटिटी एंड रिपोजिटरीज. रिपोजिटरी हमेशा इंजेक्ट होती है सर्विस में. Service encapsulate the application logic into reusable and testable component, promoting modular and maintainable code. In Spring Boot applications, services are typically associated with @service annotations, or repositories are @repository. वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा? MySQL या SQL सर्वर कोई डेटाबेस चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, JDK 17 और हायर वर्जन. पोस्टमैन एक टूल आता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ना वो रेस्ट एपीआई बना ली, उनको चेक करना है. तो चेक ब्राउजर से तो बेटा केवल गेट ही रिक्वेस्ट जाएगी. अब HTML तो सबके लिए लिखोगे नहीं, तो उस केस में एक पोस्टमैन नाम का टूल आता है जो एपीआई चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. बेसिक आपको SQL की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है ना. तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रोसेस है ये पूरा रेगुलर लेक्चर में डिस्कस किया गया था, वहाँ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या क्या स्टेप्स हमारे पास हैं, ठीक है ना. कुछ इस तरीके से मैंने बताया था हाउ टू डिज़ाइन इट. स्प्रिंग बूट में बिल्ड सिस्टम होते हैं बेटा. एक तो मैवन आर्किटेक्चर होता है और एक ग्रेडल आर्किटेक्चर होता है. दोनों ही अपने अपने तरीके से यूज़ किए जाते हैं. मुझे जैसे ग्रेडल मैं प्रेफर करता हूँ, कुछ लोग मैवन को प्रेफर करते हैं. हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो फर्स्ट, मैवन इज वाइडली यूज्ड बिल्ड ऑटोमेशन टूल, primarily used for Java project. It relies on XML for its configuration, which can be a bit verbose but is also highly configurable. Here is how Maven works. देखो इसमें एक फाइल होती है pom.xml जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेज की जाती है. एक डिपेंडेंसीज, प्लगइन्स और बिल्ड लाइफ साइकिल, तो वो सब आपकी यहाँ पे मैनेज होती हैं. प्री डिफाइंड सेट है लाइफ साइकिल फेजेस का, क्लीन कंपाइल टेस्ट पैकेज. प्लगइन्स की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के प्लगइन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और pom.xml के अंदर सारी डिपेंडेंसीज आपकी कॉन्फ़िगर की जाती हैं. सेकेंड है आपका ग्रेडल. ये एंड्रॉयड में भी काफ़ी यूज़ होता है बेटा. आपका ग्रेडल जो है बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड डेवलपर जो हैं वो ग्रेडल को यूज़ करते हैं. इज अनदर पॉपुलर बिल्ड ऑटोमेशन टूल दैट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ ग्रूवी बेस्ड DSL, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, फॉर डिफाइनिंग बिल्ड स्क्रिप्ट. हियर इज हाउ ग्रेडल वर्क. इसमें build.gradle आपका होता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेज की जाती है. डिपेंडेंसीज, प्लगइन्स यहाँ भी हैं. यहाँ टास्क बेस्ड वर्किंग होती है ओवरऑल, ठीक है ना. ये फाइल का नाम है बेटा build.gradle, ये ध्यान रखिएगा, चाहे Kotlin यूज कर रहे हो या जावा कोई भी. ये कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका एप्लीकेशन का, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. एक सोर्स फोल्डर होता है, उसमें मेन फोल्डर, उसमें जावा है, कॉम एग्जाम्पल है, फिर आपकी एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में कंट्रोलर फोल्डर होता है, मॉडल फोल्डर होता है, रिपोजिटरी फोल्डर, सर्विस फोल्डर. सर्विस फोल्डर में हम सर्विस मैनेज करते हैं, रिपोजिटरी में रिपोजिटरी बनाते हैं, मॉडल में मॉडल, कंट्रोलर में कंट्रोलर. नाम से क्लियर है.
और एप्लीकेशन स्टार्ट होती है माई एप्लीकेशन डॉट जावा से। जितने भी रिसोर्सेज हैं लाइक इमेजेस हैं, CSS फाइल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आपके रिसोर्सेज में स्टैटिक में मैनेज की जाती हैं। और टेस्ट मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो अपने आप मैनेज करता है। सेम स्ट्रक्चर इसका फॉलो होता है यहाँ पर अपने आप। तो ये मेन है आपके सोर्स मेन जावा में पूरा आपका सोर्स कोड, रिसोर्सेज में आपके स्टैटिक रिसोर्सेज, टेस्ट जावा में आपका कोड दैट इज रिलेटेड टू द टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। दो टाइप के आपके रनर आते हैं, एक कमांड लाइन रनर आता है, एक एप्लीकेशन रनर आता है। दो टाइप के रनर हम यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इन स्प्रिंग बूट रनर्स आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग द कमांड लाइन रनर एंड एप्लीकेशन रनर। These interfaces provide a single run method that is called by the Spring Boot framework at the appropriate time during application startup. देखिए ये आपका एक एग्जांपल है कमांड लाइन रनर का। तो इसमें हमने @component में यहाँ क्लास बनाई है, रन फंक्शन हमने लिया है। इसमें जैसे मेन में आपके स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किए जाते हैं तो वैसे ही इसमें भी आर्गुमेंट पास होते हैं। यहाँ पर आप स्टार्टअप टास्क को कुछ भी दे सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें। इसमें ये ध्यान रखिएगा ये आपको इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है। This is the example of command line runner and this is the example of application runner. इसमें आपका एप्लीकेशन आर्गुमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास होता है, बाकी वर्किंग उसी टाइप की होती है। इसमें आपको एप्लीकेशन रनर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही यूज किया जाता है, दोनों यूज नहीं होते, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ज्यादातर यूज होता है ये वाला, दिस वन। ओके, ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेटा। थ्योरेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस इसी में से बनेंगे जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। बेसिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वाइल डू वाइल वगैरह के प्रोग्राम्स की, सर्चिंग सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स की, वो आपको प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। और जो एडवांस टॉपिक जितने भी बताए गए हैं वो सब आपको क्लियर होने चाहिए, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रोग्रामेटिकली। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।